नमस्कार, रात के 9 बजने को है और ये वक्त है न्यूज 18 प्राइम का। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और सबसे पहले बात करेंगे बिहार की, जहां पर बीपीएससी की परीक्षा को फिर से कराने की मांग को लेकर के राजधानी पटना में छात्रों का जोरदार प्रदर्शन एक बार फिर से देखने को मिला है। लगातार पिछले कई लंबे वक्त से ये छात्र प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। आक्रोश मार्च के अगुवाई जनसुराज के मुखिया प्रशांत किशोर ने करने की कोशिश की, लेकिन कई छात्रों ने इस पर आपत्ति भी जताई। मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने के लिए छात्रों ने जमकर बवाल काटा है। ये रिपोर्ट देखिए। सत्तरवीं बीपीएससी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग अब पूरी तरह से राजनीतिक मुद्दा बन चुकी है। तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के बाद अब जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर इस मुद्दे को भुनाने में जुट गए हैं। जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर ने छात्र सांसद की बैठक बुलाई थी। जिला प्रशासन ने इसे रोक दिया था, लेकिन प्रशासन की मनाही के बावजूद प्रशांत किशोर न केवल गांधी मैदान पहुंचे बल्कि छात्रों के साथ संसद की बैठक में भाग भी लिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि कोई रैली या धरना प्रदर्शन तो करना नहीं है, बस छात्र एक जगह बैठकर मिलकर बात करना चाहते हैं। गांधी मैदान सार्वजनिक जगह है, सभी देशवासियों के लिए खुला है। वहाँ पर कोई रैली धरना प्रदर्शन तो है नहीं। छात्र एक जगह इकट्ठा होकर बात करना चाह रहे हैं और गांधी मैदान तो सार्वजनिक जगह है, सबके लिए खुला है। जो भी बिहार का, इस देश का नागरिक है वो गांधी मैदान में जा सकता है। तो हम लोग भी जाकर वहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही लोगों की संख्या बढ़ी, प्रशांत किशोर के नेतृत्व में गांधी मैदान से छात्रों का जत्था सीएम आवास की ओर बढ़ने लगा। भीड़ जेपी गोलंबर तक पहुंच गई, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोक दिया। देखते ही देखते ट्रैफिक व्यवस्था चरमरा गई। वैसे सबको पता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के बाद उनको श्रद्धांजलि देने दिल्ली गए हुए हैं। ऐसे में जब मुख्यमंत्री पटना में थे ही नहीं, फिर भी मुख्यमंत्री आवास की ओर मार्च करने का क्या मतलब है? सवाल ये भी कि जब पेपर लीक ही नहीं हुआ तो फिर पेपर रद्द करने की मांग क्यों? और अगर पेपर लीक हुआ है तो फिर उसका सबूत आयोग को क्यों नहीं दिया जा रहा? क्या छात्रों के कंधे का सहारा लेकर सियासी रोटी सेकी जा रही है और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव के लिए माहौल बनाया जा रहा है? न्यूज 18 के लिए पटना से संजय कुमार और रजनीश कुमार की रिपोर्ट। संभल में प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। अतिक्रमण पर कार्रवाई के साथ जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी का तेजी से निर्माण हो रहा है और इस पर सियासत भी अब तेज हो गई है। तो वहीं दूसरी तरफ संभल में मिले मंदिर में दूर दराज से लोग पूजन और दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। साथ ही बावड़ी की खुदाई का काम भी चल रहा है। बताया जा रहा है कि बावड़ी के ऊपर के जो भी अवैध निर्माण है उन पर भी अब बुलडोजर चलेगा। संभल में सत्य की तलाश जारी है। जामा मस्जिद के बाहर सुरक्षा के लिए पुलिस चौकी का निर्माण चल रहा है। नींव भरने के साथ साथ सरिया लगाने का काम भी लगभग पूरा हो चुका है। जी सब हटा लिया है बिल्कुल। हमने अपनी मर्जी से जो भी छज्जे लगे हुए थे सारे हटा लिए हैं बिल्कुल। और आपके सामने ही है, देख लीजिए इसको। बल्कि हमारे एक दीवार में थोड़ी सी क्रैक भी आ गई है। क्या दिन काम बहुत मुश्किल है। ये 7 दिन में निपटा लगभग। नीचे से मंदिर को क्षति ना हो इस वजह से हमने नीचे से पाड़ बांधी और पाड़ बांसों से लेके ऊपर तक बांधी और बढ़िया करके, मतलब कोई एक भी ईंट कुछ भी मंदिर के ऊपर नहीं गिरने दिया। बहुत हिफाजत के साथ काम किया है। प्रशासन का कहना है कि इस पुलिस चौकी का निर्माण संभल के उस इलाके की सुरक्षा के लिए हो रहा है जहां सर्वे के दौरान हंगामा हुआ था। पुलिस चौकी बनने से स्थानीय लोग काफी खुश हैं। पुलिस का कहना है कि इस चौकी का उद्देश्य इलाके में शांति बनाए रखना है। लेआउट के अनुसार शीघ्र ही इसका निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा और कार्य प्रगति पे है और पुलिस सुव्यवस्थित रूप से यहाँ रह सके और आसपास के क्षेत्र में निगरानी कर सके, लोगों को सुरक्षित रख सके। इसके लिए संपूर्ण व्यवस्था की जा रही है। सर क्या तैनाती रहेगी? कुछ ऐसा पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा जिससे कि आसपास के क्षेत्र में प्रभावी गश्त, पिकेट और अन्य ड्यूटियाँ संपादित की जा सकें। हालांकि मस्जिद के सामने बन रहे चौकी को लेकर सियासत भी तेज होती जा रही है।
एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर सवाल खड़े किए और मुसलमानों के इलाकों की अनदेखी का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि संभल की जामा मस्जिद के सामने पुलिस चौकी बनाई जा रही है। मुल्क के किसी भी कोने में चले जाइए, वहाँ की सरकार न तो स्कूल खुलवाती है न अस्पताल। अगर कुछ बनाया जाता है तो वो है पुलिस चौकी और शराब खाने। इतना ही नहीं, संभल को लेकर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए। खगुसराय के इलाके में मिले कार्तिकेय महादेव मंदिर से अतिक्रमण हटाकर उसे भव्य रूप दिया जा रहा है। कुछ अवैध निर्माण प्रशासन ने हटवाए तो कुछ लोगों ने खुद भी अपना अवैध निर्माण तोड़ा। 46 साल बाद अब मंदिर का भव्य स्वरूप दिखने लगा है। खगुसराय के कार्तिकेय भगवान मंदिर में दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यूपी ही नहीं बल्कि दिल्ली, पंजाब और हरियाणा से भी लोग मंदिर में दर्शन के लिए आ रहे हैं और सरकार के इस काम की सराहना कर रहे हैं। देखिएगा, यहाँ जो है बहुत बहुत दूर से श्रद्धालु आ रहे हैं। कल आजमगढ़ से महात्मा जी आए थे और उनका शाम तक यहाँ कीर्तन भजन चलता रहा और वो शाम की आरती पूर्ण कर और उन्होंने अपने आजमगढ़ प्रस्थान करा। खगुसराय आए हैं, हनुमान साहब हमने न्यूज़ पे देखा था। हाँ, ये हमारे साधु साहब हैंगे। हाँ, इनके द्वारा पता चला हमें और हमने न्यूज़ पे देखा। रामपुर से आए हैं हम। अच्छा, परिवार सहित दर्शन करने आए। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ये खगुसराय का मंदिर है, हनुमान जी के प्राचीन महादेव भगवान जी का मंदिर है हमारे। बहुत खुशी हो रही है हमें यहाँ के। इधर संभल के करीब चंदौसी में मिली पुरानी ऐतिहासिक बावड़ी की खुदाई का काम लगातार चल रहा है। पहली मंजिल तक खुदाई हो चुकी है। न्यूज़ 18 की टीम सबसे पहले लक्ष्मण कुंज बावड़ी के अंदर पहुंची है। बावड़ी में कई अलग अलग शेप नजर आ रहे हैं, कई दरवाजे नजर आ रहे हैं। देखिए, ये बावड़ी का दूसरा हिस्सा है। यहाँ पर कई अलग अलग के यहाँ पर दरवाजे से यहाँ पर दिखाई देने लगे हैं। इसका जो सिरा है उसको खोजना सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त बावड़ी की खुदाई करने वाले मजदूरों के लिए है। ये जो स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे थे, ये जो बिल्कुल स्ट्रक्चर है, ये जो दरवाजे नुमा इस तरह की चीजें दिखाई दे रही हैं, ये डिजाइन, ये पैटर्न कई साल पुराना है और इसीलिए एसआई की टीमें कोशिश कर रही है कि यहां से दूसरी तरफ जाकर वो हर उस स्ट्रक्चर को देखना चाहती हैं और इसीलिए ये डिजाइन, ये पैटर्न कई साल पुराना है। ये देखिए, इस तरफ का जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को एसआई की टीमें नहीं छोड़ना चाहती और इसीलिए सीनियर अधिकारी दिल्ली से यहां पर आए थे और लगातार बने हुए हैं। उनका ये कहना है कि जो मेरठ के अधिकारी थे वो भी यहां पर आए थे। ये बावड़ी को यहां पर छिपाया गया, इस बावड़ी को जानबूझकर भूमाफियाओं के द्वारा छिपाया गया, क्योंकि इस बावड़ी के पीछे की हकीकत क्या है ये अब एएसआई की टीमें जानेंगी। माना जा रहा है कि संभल में खुदाई के बाद जो बावड़ी मिली थी उसके पास से अवैध निर्माण हटाया जाएगा और इसके लिए बुलडोजर एक्शन होगा। इससे पहले पुरानी बावड़ी की खुदाई का काम रोक दिया गया था, जिसे फिर से शुरू किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बावड़ी का संबंध सम्राट पृथ्वीराज चौहान से है और ये कई मंजिल की है। फिलहाल संभल में प्रशासन का एक्शन जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो चलिए अब बात करेंगे महाकुंभ की, जहां पर योगी सरकार महाकुंभ को भव्य और दिव्य और डिजिटल बनाने की तैयारी कर रही है। संगम तट पर अंतिम चरण में इसकी तैयारियां जारी है। और इसी बीच दिल्ली पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ अमित शाह और कई बड़े नेताओं को कुंभ का निमंत्रण दिया है। कुंभ की पहचान, सनातन का संदेश विश्व भर में सुनाई दे, इसके लिए पीएम मोदी ने भी इस साल के अपने आखिरी मन की बात में महाकुंभ का जिक्र किया और महाकुंभ से एकता का संदेश दिया। देखिए रिपोर्ट। संगम की रेती पर सनातन का सबसे बड़ा समागम होने जा रहा है। 13 जनवरी से महाकुंभ की शुरुआत होगी। इसके लिए तैयारियां अंतिम चरण में हैं। इस बार महाकुंभ में 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। सीएम योगी इस बार कुंभ को बेहद भव्य बनाने की तैयारियों में जुटे हैं। देश विदेश के तमाम लोगों को निमंत्रण भेजा जा रहा है। इसी कड़ी में सीएम योगी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृह मंत्री अमित शाह को दिल्ली जाकर कुंभ का निमंत्रण दिया। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद
और मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह को महाकुंभ में आने का सीएम योगी ने निमंत्रण दिया है। सीएम योगी ने सभी को महाकुंभ 2025 प्रयागराज का लोगो, कलश, महाकुंभ से जुड़ा साहित्य, नए साल का कैलेंडर और डायरी भेंट की है। सीएम योगी इससे पहले पीएम मोदी को भी कुंभ का निमंत्रण दे चुके हैं। महाकुंभ की सभी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। सभी अखाड़े कुंभ क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हैं। भव्यता और दिव्यता के साथ एक बार फिर महाकुंभ विश्व को सनातन संदेश देने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने भी साल के आखिरी मन की बात में महाकुंभ की तैयारियों की तारीफ की है। अगले महीने 13 तारीख से प्रयागराज में महाकुंभ भी होने जा रहा है। इस समय वहां संगम तट पर जबरदस्त तैयारियां चल रही है। मुझे याद है अभी कुछ दिन पहले जब मैं प्रयागराज गया था तो हेलीकॉप्टर से पूरा कुंभ क्षेत्र देखकर दिल प्रसन्न हो गया था। इतना विशाल, इतना सुंदर, इतनी भव्यता। साथियों, महाकुंभ की विशेषता केवल इसकी विशालता में ही नहीं है, कुंभ की विशेषता इसकी विविधता में भी है। पीएम मोदी ने अपने मन की बात में महाकुंभ को एकता का महाकुंभ बताया। संदेश दिया कि एक हो पूरा देश, गंगा की अविरल धारा न बटे हमारा देश। हमारा कुंभ एकता का महाकुंभ भी होता है। इस बार का महाकुंभ भी एकता के महाकुंभ के मंत्र को सशक्त करेगा। मैं आप सबसे कहूंगा, जब हम कुंभ में शामिल हो तो एकता के इस संकल्प को अपने साथ लेकर वापस आए। हम समाज में विभाजन और विद्वेष के भाव को नष्ट करने का संकल्प भी लें। अगर कम शब्दों में मुझे कहना है तो मैं कहूंगा, महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। महाकुंभ का संदेश, एक हो पूरा देश। और अगर दूसरे तरीके से कहना है तो मैं कहूंगा, गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। गंगा की अविरल धारा न बटे समाज हमारा। पीएम मोदी ने महाकुंभ की हर तैयारी और सुविधा का जिक्र किया। साथ ही लोगों से महाकुंभ में हिस्सा लेने की अपील की। इसके लिए उन्होंने एक हैशटैग एकता का महाकुंभ दिया, जिसके साथ सेल्फी अपलोड करने की बात कही। पूरा मेला क्षेत्र को AI पावर्ड कैमरा से कवर किया जा रहा है। कुंभ में अगर कोई अपने परिचित से बिछड़ जाएगा तो इन कैमरों से उन्हें खोजने में भी मदद मिलेगी। श्रद्धालुओं को डिजिटल लॉस्ट एंड फाउंड सेंटर की सुविधा भी मिलेगी। श्रद्धालुओं को मोबाइल पर गवर्नमेंट अप्रूव्ड टूर पैकेजेस, ठहरने की जगह और होम स्टे के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। आप भी महाकुंभ में जाएं तो इन सुविधाओं का लाभ अवश्य उठाएं। और हाँ, हैशटैग एकता का महाकुंभ के साथ अपनी सेल्फी जरूर अपलोड करिएगा। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ पर पूरी दुनिया की नजर है। डिजिटल कुंभ के तहत सरकार ने हर श्रद्धालु की सुविधा सुनिश्चित करने की कोशिश की है। साथ ही कुंभ से विश्व में एकता, भारत की विविधता और सनातन संस्कृति का संदेश देने की पूरी तैयारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और चलिए रुक करते अगली खबर की ओर। सौरभ शर्मा, वो नाम जिसकी चर्चा पूरे मध्य प्रदेश में हो रही है। एक मामूली सिपाही के पास इतना पैसा कहां से आया?
और इस बात का जवाब तमाम जांच एजेंसियों के साथ ही आम आदमी भी जानने के लिए बेताब है, लेकिन मध्य प्रदेश के इस धन कुबेर की काली कमाई के सच के अलावा उसकी संपत्ति को लेकर अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। और इसी बीच लोकायुक्त ने सौरभ की संपत्ति को लेकर जो जानकारी कोर्ट में दी वो आपको चौंका सकती है। अकूत संपत्ति मिलने के बावजूद लोकायुक्त ने कोर्ट में सौरभ के पास सिर्फ 55 लाख रुपए मिलने की बात कही है। रिपोर्ट भी देखिए। एमपी का धन कुबेर, कितने राजदार? लोकायुक्त की जांच, क्यों उठे सवाल? अकूत कमाई सिर्फ 55 लाख बताई। क्या है सौरभ का पावर कनेक्शन? मध्य प्रदेश में बीते कुछ दिनों से एक नाम चर्चा का केंद्र बना हुआ है और वो नाम है सौरभ शर्मा। पहले सौरभ के पास अकूत संपत्ति मिलती है और फिर उसके पॉलिटिकल कनेक्शन पर सवाल खड़े होते हैं। उसके भाई, मां, सबको लेकर अलग अलग थ्योरी सामने आती है, लेकिन सच सामने नहीं आ पाता। जांच पर जांच चलती है। लोकायुक्त, आयकर, ईडी सभी जांच में जुट जाते हैं और होते हैं नए नए खुलासे, लेकिन सच सामने नहीं आ पाता। लेकिन अब जो बात सामने आई है उससे फिर सौरभ शर्मा पर उठ रहे सवालों और उसके कनेक्शन पर बड़ा खुलासा हुआ है। लोकायुक्त की टीम ने अकूत संपत्ति मिलने के बावजूद सौरभ शर्मा के पास मात्र 55 लाख रुपए की संपत्ति होने की बात कही है, जिसके बाद लोकायुक्त की टीम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, अभी इस मामले में जो है 4 बड़ी एजेंसियां कार्य कर रही हैं, जिसमें इनकम टैक्स, आईटी और ईडी, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, साथ ही साथ डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस और लोकायुक्त। कहीं ना कहीं अभी जांच बाकी है। कोर्ट के अंदर जो 55 लाख रुपए की संपत्ति का ब्यौरा दिया गया है लोकायुक्त के द्वारा, ये एक शुरुआती प्रक्रिया है। बाद में इसमें और भी संपत्तियों की जानकारी। एक तरफ लोकायुक्त की जानकारी को लेकर अब सवाल खड़े हो रहे हैं, तो सौरभ शर्मा पर एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। सौरभ शर्मा के पूरे परिवार का इस धन कुबेर की काली कमाई में साथ होने की बात सामने आई है। परिवहन विभाग के पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा पर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे उसके रिश्तेदार भी अब जांच के दायरे में आ रहे हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं उसी फार्म हाउस पर जहां पर उसकी जो कार है इनोवा वो मिली थी, जिसमें 52 किलो सोना और 10 करोड़ कैश बरामद हुआ था। अब ये जानकारी में आया है कि ये जो फार्म हाउस है उसके जो रिश्तेदार हैं उनका ही है, यानी सोची समझी साजिश के तहत ये इस गाड़ी को यहाँ पर रखा गया था। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों में सौरभ शर्मा की काली कमाई के राज छिपे हुए हैं, जिसके चलते सौरभ शर्मा के करीबियों पर भी लगातार दबिश दी जा रही है। भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर में दोस्तों और रिश्तेदारों के घर पर रेड जारी है और सारी एजेंसियां जांच कर रही हैं और मुझे सब पे भरोसा है, कोई भी कुछ गलत नहीं करेगा और सब साबित होने दो, पहले उसको जवाब देने दो। हमारे पास कई चीज़ों के, सब चीज़ों के जवाब भी है मेरे बेटे के पास और मुझे कतई माँ हूँ, मुझे मालूम है अपने बेटे के बारे में, वो कोई गलत काम नहीं कर सकता है, उसे फंसाया जा रहा है। सौरभ शर्मा की काली कमाई के तार देश ही नहीं विदेशों तक जुड़े होने की आशंका है। साथ ही मध्य प्रदेश की सियासत से भी सौरभ शर्मा के तार जोड़े जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।